नमस्कार, नमस्कार। अभी आपने कहा कि आवाज़ें स्पष्ट नहीं है और मुझे सुनाई नहीं दे रही। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब नहीं सुनाई देती। मैं शादी के जस्ट बाद मेरा ईश्वर से मिलना हुआ। तो मैंने ईश्वर से कहा मुझको भगवान आज तक जितने भी संकट आए, आपने मुझे पूर्व चेतावनियाँ दे दी थी। आपकी आवाज़ मुझे सुनाई देती थी कि संकट आ गया है और इसका बच के रहना है और ये इसका समाधान हो सकता है। तो आप जब महासंकट आ रहा था, जब जीवन में एक तूफान, एक टोर्नेडो आ रहा था, तब आपने मुझे संकेत क्यों नहीं दिया कि बेटा तू फँसने जा रहा है? कि बेटा मैं आया तो उस दिन भी था, मैं आवाज़ भी दी थी, लेकिन तू घोड़ी पे बैठा था और आस-पास बैंड बाजे बज रहे थे इसलिए तुझे सुनाई नहीं दिया। आवाज़ तो मैंने उस दिन भी दी थी तुझे। तो कई बार क्या आपके मन में बैंड बाजे बजते रहते हैं? आप घोड़ी पे बैठे हो तो आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई नहीं देती। तो आप अभी मन के बेलगाम घोड़े पे सवार थे। वो यहाँ-वहाँ दौड़ रहा था इसलिए मेरी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी। अगर कोई आपसे मीठी आवाज़ में कहता कैसे हो? गुड मॉर्निंग, आपको सब सुनाई दे जाता वो। अगर कोई मन में ही बोलता है तो भी सुन जाता है आपको। लेकिन मेरी आवाज़ नहीं सुनती आपको, कर्कश है ना आवाज़ थोड़ी-सी। ऐसी कर्कश बातें समाज के लिए रूसो कह के गया था कि जो पढ़ा-लिखा, तार्किक, सभ्य समाज जो अपने आप को सभ्य समझता है, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ असभ्य होती है। तो ऐसी कुछ बातें हमने रूसो के बारे में की थी। आज हम रूसो को जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि अपने नोट्स में गलतियां हैं कहीं-कहीं। वो गलतियां इसलिए नहीं है कि अपने वो जानबूझ के की है क्योंकि मौलिक थिंकर तो है नहीं अपन, अपनी तरफ से कुछ लिखते ही नहीं है। अपन तो करते क्या है, पुस्तकों से मैटर उठा के और कलेक्ट कर लेते हैं तो फैसिलिटेटर है। तो किसी किताब में कुछ लिखा होगा, लेकिन बेस जो आजकल किताब मानी जाती है वो है सुशीला रामास्वामी। आज अपन क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन अधिकांश जितने भी डीप क्वेश्चन है वो सब किससे आए हुए हैं? सुशीला रामास्वामी से आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को छोड़ के सब उसमें मिलते हैं आपको। लेकिन वो किताब आप जितनी भी बार पढ़ोगे हर बार उसमें आपको कुछ नया मिलेगा। लेकिन वो तब मिलेगा जब कल मैंने एक छोटी सी क्लास ली थी कल, ठीक है, बुक्स के बारे में। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आप मत देखो बुक्स, लेकिन एक काम तो कर लो। उसके लास्ट में मैंने एक पढ़ने का तरीका बताया था, PQRST। आपको वही तरीका फॉलो करना है पढ़ने के लिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता ये अंतिम है कोई, और बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में है, मैंने आपको बताया। तो आज रूसो के ऊपर क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखो कोटेशन है वो तो बस की बात नहीं होती, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा छोड़ने वाले होते हैं, कुछ के साथ माथाफोड़ी की जा सकती है। क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे 30-35 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो लगभग जो नए क्वेश्चन बनते हैं इनके आसपास बनना शुरू हो जाते हैं। जे रूसो के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि रूसो जीवन भर की शिकायतों को इस शिकायत में समेट देते हैं कि समाज एक स्वाभाविक रूप से अच्छे प्राणी के साथ क्या करता है? तो एक स्वाभाविक रूप से अच्छे प्राणी के साथ आप बताओ समाज क्या करता है? बुराई करता है। क्योंकि समाज में धीरे-धीरे तर्क आते हैं, बुद्धि और विज्ञान आता है, तो समाज में एक्चुअल विल हावी हो जाती है। तो आप इंग्लिश में याद रखें, एक्चुअल विल, रियल विल और जनरल विल, और एक फ्री विल की चर्चा की थी। तो विल सब में ही होते हैं, पशु में भी होती है और आदमी में भी होती है, लेकिन आदमी की विल फ्री विल होती है, वो चाहे तो अच्छा भी बन सकता है और चाहे तो
बुरा, पशु पशु ही रहता है, कितनी कोशिश कर ले उसकी विल फ्री नहीं होती। ये कहा किसने? अगर आपकी ऐसी कोई कोटेशन कभी पढ़ी हुई नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करने चाहिए? ये फैक्चुअल क्वेश्चन माने जाते हैं। ये समझ आता है क्वेश्चन थोड़ी है। पर्टिकुलर लाइन है, किसने कही है, बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें। तो ये इसका उत्तर था ए। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि कल को ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो जाए, वरना ये क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप इनको छोड़ दें। जब आपने स्पष्ट कहीं पढ़ा लिखा नहीं है इस बारे में, ये एक तथ्यात्मक प्रश्न माना जाता है। या तो ये तथ्य सही होगा या ये गलत होगा, इसमें कतई समझ की आवश्यकता नहीं है। रूसो द्वारा A Discourse on Origin of Inequality, देखिए, A Discourse on Origin and Foundation of Inequality Among Men, इसका पूरा नाम ये है। मैं वो क्या कहता है ध्यानपूर्वक देखना है, वह है प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता। अपन गलती से क्या करते हैं, कई बार पारंपरिक असमानता का जो बेस है वो कौन होता है? ये तो समाज प्रदत्त असमानताएं होती है। एक तो जन्मजात असमानताएं होती है, ये बुद्धिमान और निर्बुद्धि, युवा और वृद्ध, पुरुष और स्त्री, लैंगिक, ये सब कौन सी असमानताएं? श्वेत और अश्वेत, ये प्राकृतिक है। बाकी जो वेल्थ की, पावर की, गरिमा की, अधिकारों की असमानताएं होती है, ये क्या होती है? पारंपरिक होती है, परंपराओं से। और परंपराएं कहाँ पैदा होती है? समाज। तो ये पारंपरिक असमानता शब्द है। अपन इनको कौन क्या बोलते हैं? सामाजिक असमानता या समाज निर्मित असमानता है। के बीच अंतर नहीं करता है, अंतर करता है। कौन ऐसा विचारक, एक विचारक बताओ जिनमें अंतर नहीं करता? अरस्तु नहीं करता, बट अरस्तु तो एक ही मुख्य ऐसा होती नहीं। क्या होता है सामाजिक असमानताएं? समस्त प्रकार की असमानताएं प्रकृति प्रदत्त होती है, ये तो अंतर करता है। उसके अनुसार प्राकृतिक असमानता काफी हद तक अपरिवर्तनीय है। देखो, उस टाइम भी ये सोचता था काफी हद तक अपरिवर्तनीय है। और दो चीजें करें, एक मजेदार सी एक मुद्दा है कि हम जो सेक्स के लेके जो हमारे अंदर चेंज आते हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, ये काफी हद तक अपरिवर्तनीय है। लेकिन विज्ञान संभव कर देता है, लड़के को लड़की बना देता है और लड़की को लड़का, लेकिन काफी हद तक चीजें चाहिए होती। तो इसका मतलब ये वाकई में सही है कि काफी हद तक प्राकृतिक असमानताओं को हम बदल नहीं सकते। हमने एक तर्क करके देखा था कि विज्ञान इनको भी बदल सकता है। यद्यपि हमारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करके हम पारंपरिक असमानताओं को कम कर सकते हैं, ये गलत है, सही है। अगर आपको पारंपरिक असमानताएं हटानी है, महिलाओं का शोषण है, SC ST OBC का शोषण है, या फिर गरीबों का शोषण है, मजदूरों का शोषण है, उसको आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हैं ना। कब बदलेगा? जब सामाजिक व्यवस्था में क्या आ जाएगा? बदलाव। स्वतंत्रता के बाद सोशल सिस्टम बदल गया। संविधान की व्याख्या के अनुसार जैसे जैसे सोशल सिस्टम निर्मित हुआ, हर एक जाति को जब समान अधिकार मिले, तो हमने देखा कि पारंपरिक असमानताएं क्या हो गई? कम होना शुरू हो गई। पूर्णतः तो खत्म नहीं हुई, लेकिन कम हो गई काफी हद तक। तो इसमें से कौन सा सही है, आप बताओ? पहला या दूसरा? एक ही सही है, कौन सा? दूसरा। तो इसका उत्तर है केवल कथन दो सत्य है कि अच्छा, इसमें दुख कौन सा देती है? पारंपरिक असमानताएं दुख देती है। कभी ना कोई औरत इसलिए दुखी नहीं होती कि वो औरत है, बल्कि वो इसलिए दुखी होती है कि उसके ऊपर पितृसत्तात्मकता आरोपित की जाती है और उसका पुरुष शोषण करते हैं, इसलिए दुखी होती है। वो इसलिए दुखी नहीं कि वो महिला है, वो इसलिए दुखी है कि पुरुष उसका शोषण करते हैं। अश्वेत इसलिए दुखी नहीं है कि वो अश्वेत है,
बल्कि वो इसलिए दुखी है कि श्वेत हर जगह ये पट्टी लगा देते हैं कि कुत्तों और अश्वेतों का प्रवेश वर्जित है, इसलिए दिक्कत आती है उनके। तो ये खतरनाक होती है, तो परंपरागत असमानताएं होती है। हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग भेद किया गया है और ये हायरार्की जो डिसाइड की है कुछ जातियों ने, ये दुखदायी होती है। प्राकृतिक असमानताएं दुखदायी नहीं होती, असमानताएं पारंपरिक दुखदायी होती है। रूसो को नेशनल असेंबली का पागल सुकरात, इसको ये तो फिक्स है, किसका कहा हुआ है? एडमंड बर्क का कहा, याद किया था आपने अच्छी तरह से। एडमंड बर्क से एक चीज और कर लेते हैं। पहले तो ये कहना क्या चाह रहा है, रूसो को नेशनल असेंबली का पागल सुकरात कहा। सुकरात अपने समय से अलग बातें किया करता था, इसलिए वो पागल था। रूसो प्रबोधन काल में तर्क का विरोध कर रहा है, विज्ञान और सभ्यता का विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? पागल है। ये धर्म का विरोध कर रहा है। बस इतना ही तो फर्क था कि सुकरात को मार दिया और रूसो देश छोड़कर भाग गया, बाकी अंतर क्या था? तो हम देखें कि वाकई में जो ये विचारक हैं, ये बड़े दुख पाते हैं अपने विचारों की वजह से। होब्स को भागना, देखो सुकरात को मरना पड़ा, प्लेटो को भागना पड़ा, अरस्तु को भागना पड़ा, उसके बाद इसको मार दिया राजा ने एक दिन, सिसरो को। ये तो मध्यकाल वाले थे ना, ये तो सत्ता के साथ चलते थे, इनके कोई दिक्कत है नहीं आई। मैकियावेली का क्या हुआ? जेल में डाल दिया मैकियावेली को। होब्स भाग गया, लोक भाग गया, नीदरलैंड भाग गया, रूसो भाग गया, कार्ल मार्क्स भाग गया। कई देशों से भागना पड़ा कार्ल मार्क्स को। तो ये वही विचारक हैं, वाकई अपन सोचते हैं ये विचार ये इसीलिए महान बनते हैं कि दुख देखते हैं। तो इनके ऐसे लगते हैं कि ये ऐसे आम आदमी हो गया, आम आदमी नहीं होते, बड़े जुझारू व्यक्ति होते हैं जो तभी एक समाज में जाके इतने टिपिकल विचार ये व्यक्त करते हैं, उनसे अलग विचार व्यक्त करते हैं। लोग उनको क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। अब अपन मुद्दे पे आते हैं। ये तो ठीक है कि नेशनल असेंबली का पागल सुकरात है, उल्टी बातें कर रहा है। प्रबोधन काल में, एनलाइटमेंट एरा में रोमांटिसिज्म की चर्चा कर रहा है और विज्ञान और तर्क और सभ्यताओं को ठुकरा रहा है, तो पागल ही है। अब हम एडमंड बर्क को लेके एक मुद्दा कर रहे हैं। ये दो नाम आपने कहीं याद करो, आपने पढ़े थे क्या? आम आदमी अपना हित तो चाहता है, लेकिन हित क्या है जानता नहीं। इसलिए सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग सर्वसम्मत कानून निर्माण में एक व्यक्ति सहायता करेगा, वो क्या होगा? लॉ-गिवर। क्या लॉ-गिवर कानून निर्माता होता है क्या? नहीं, वो सामान्य इच्छा जो कहती है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ कानूनों के निर्माण में सहायता करता है। तो ये आर्किटेक्ट होता है, मालिक नहीं होता। तो लोग इसकी बात मानते क्यों? क्या तूने कानून बड़े अच्छे बनाए? कौन सी पावर होती है? इसके पास डिवाइन पावर होती है, अर्धदेवीय सत्ता होती है। अर्धदेवीय सत्ता, लोग कहते हैं अरे बहुत ही अच्छा आदमी है, इसने अच्छी चीज बनाई होगी। अब बनाता वो लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग है। क्या वो अपने कानून थोपता है क्या? नहीं थोपता। ऐसी शक्ति तो होती नहीं है, वो संप्रभु तो होता ही नहीं है, वो कोई पद पे तो होता ही नहीं है। अब एडमंड बर्क यही कहा करता था, ऐसी बातें। एडमंड बर्क जब असेंबली मेंबर था, वो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर था। तो वो कहा करता था कि मैं पर्टिकुलर क्षेत्र का मेंबर नहीं हूं, कि मैं जयपुर से जीत के आया हूं तो मैं जयपुर के का हूं, बल्कि मैं ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता हूं। पूरा देश के लोग मेरे हैं और मैं, आपका काम मुझे चुनना है,
आपने चूंकि मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं आपसे इंटेलिजेंट हूं, एडमंड बर्ग कहा करता था। इसलिए आपका एक ही काम है मेरा चुनाव करना, उसके बाद आपका भला कैसे होगा मैं डिसाइड करूंगा। ये बहुत बड़ा रूढ़िवादी था वैसे तो, और बहुत अच्छा वक्ता था एडमंड बर्ग। तो एडमंड बर्ग में दिखाई देता है कौन? लॉ-गिवर। अपने इस क्वेश्चन से इत्र चर्चाएं कर रहे हैं। रूसो भी अपने आप को पोलैंड और कोर्सिका का क्या मानता था? लॉ-गिवर। और सही प्रतिनिधि खुद को मानता था। वो लॉ-गिवर मानता था उन दो देशों का। तो ये हमने क्वेश्चन किया कि ये किसने कहा? ये पागल सुकरात है नेशनल असेंबली का एडमंड बर्ग। कहां का था एडमंड बर्ग बताओ? ब्रिटेन का था। रूसो का समकालीन था। बहुत बड़ा रूढ़िवादी विचारक था। मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का पिता है वो। आधुनिक रूढ़िवाद का पिता एडमंड बर्ग। रूसो के अनुसार सामूहिक अवस्था में जीवन के आगमन के साथ एक प्रेरक सिद्धांत अमोर प्रोप्रे का विकास होता है। यह नया सिद्धांत क्या था? क्या था? अमोर प्रोप्रे है। बताओ अमोर प्रोप्रे में कौन सी लाइन है जो अमोर प्रोप्रे को बता रही है? गुड। अमोर द सोई, अमोर द प्रोप्रे। प्राकृतिक अवस्था का मानव अमोर द सोई था। उसमें आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति थी उसके अंदर, लेकिन वो कभी भी दूसरों से तुलना करके दुखी नहीं होता था। मुझे जीना है, ये तो भाव था उसमें, लेकिन तुम्हें मार के जीना है ये भाव उसमें। प्रभुत्व के भाव नहीं थे, तुलना के भाव नहीं थे। वो महत्वाकांक्षी नहीं था, वो हेजेमोनिक व्यक्ति नहीं था, वो दुखी व्यक्ति नहीं था। दुख कब आते हैं बताओ? जब हम दूसरों से तुलना करते हैं। अमोर प्रोपरे का तात्पर्य होता है कि तेरा कमीज मेरे कमीज से ज्यादा सफेद कैसे, और ये लड़की मेरे से ज्यादा गोरी कैसे, और इस लड़के में मेरे से ज्यादा ऐब कैसे। ऐब या एब्स? तो दिक्कत तब आती है अमोर प्रेपरे। कौन सा जीवन शुरू होता है? प्राकृतिक अवस्था में आदमी आइसोलेटेड था, अकेला रहता था। समूह कब बनाया? समूह बनाया जब भाषा आई और तर्क आए, तब इसने समूह बनाया। तो उसको प्रेरणा किसने दी? अमोर प्रोपरे। अच्छा क्या होता है अमोर प्रोपरे या अमोर द सोई? अमोर द सोई अच्छा होता है। अमोर प्रोपरे वाला आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता, वो झगड़ता रहता है, लड़ता रहता है, युद्ध करता रहता है। तो आप द ओडिसी देखना, उस ओडिसी की पूरी कहानी शुरू से लेके अंत तक किसके ऊपर है? अमोर प्रोपरे पे है। उसका जो द ओडिसी जो उसका हीरो है, वो युद्ध के लिए जा रहा है और सेनापति है वो। तो उसकी पत्नी ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे लोगों ने युद्ध में जाने से मना कर दिया, तू भी मना कर दे। अपना छोटा सा बच्चा है और अपने गायब हो जाते हैं। वो बोले मैं सेनापति हूं, मैं मना नहीं कर सकता। वो बोला अपने मना करते नहीं है। वो बोला मना करते ही और लोग क्या करेंगे? मुझे बहिष्कृत कर देंगे। ये जो समाज के लोग हैं, सेनापति ही डर गया। तो मैं सामाजिक बहिष्कार सहन नहीं कर सकता मैं। तो बोले सामाजिक बहिष्कार की जरूरत नहीं है, लोग बहिष्कार करेंगे तब तो अपन उस दिशा में चलेंगे जिस तरफ सूर्य अस्त होता है। किश्ती में तू होगा, मैं होऊंगा, अपना बेटा होगा, और अपन गायब हो जाते हैं इस जगह को छोड़ के। फिर वो 15-20 साल तक भागता रहता है, युद्ध जीतता है और अंत में घर आता है। घर आके और परिस्थितियां उसकी ऐसी होती है कि अंततः उसका बहिष्कार होता है और उसको फिर अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ती है। तो वो सब कुछ छोड़ के और अपने नगर को रवाना हो जाता है। तो इतना सब कुछ जीतने के बाद भी वो शून्य प्राप्त किया उसने। तो आदमी अब अपन सब, मैं भी किसके पीछे भाग रहा हूं? अमोर प्रोप है।
मेरा संस्थान औरों से और बेहतर हो, है ना? मेरे पास पावर औरों से ज़्यादा हो, है ना? प्रभुत्व की आकांक्षा सबकी होती है, लेकिन प्राकृतिक मनुष्य में ऐसा नहीं था। मेरे दादाजी में ऐसी नहीं थी, वो संतुष्ट थे, वो बड़ा अच्छा जीवन जिया। लेकिन हम पढ़ लिख गए ना, तो हम पढ़ लिख गए बहन भाई, तो हम ज़्यादा क्या हो गए, महत्वाकांक्षी, एक दूसरे की टांग खींच देते हैं। और दादाजी गाँव वालों की ट्रक की टांग नहीं खींचते थे। तो ये है अमोरपुरे, दूसरों के साथ तुलना करना, संघर्ष करना, प्रभुत्व स्थापना और दुखी होना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना ऐसी बातें लिखी हुई जगह जगह। किस लेखक ने यह विचार व्यक्त किया कि रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत विचारधारात्मक पद्धति में तो किसका निष्कर्ष है, लोक का, लेकिन तरीका किसका है, होब्स का। विचारधारात्मक पद्धति तो लोक की है, वही लोकतंत्र सा, प्राकृतिक अवस्था ठीक ठाक सी है, लेकिन सिस्टम वही है कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं है, बहुत कुछ उसने होब्स से भी लिया। ये है प्रोफेसर डनिंग का कथन है, पर लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, आप स्पष्ट देखना नोट्स में। अब तक पहला क्वेश्चन अपने नोट्स में नहीं था, बाकी लगभग सब लिखा हुआ है। डनिंग रूसो द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में वर्णित कानून निर्माता, आ गया ना, लॉ गिवर या फिर लेजिस्लेटर। लेजिस्लेचर क्या करता है बताओ, कानून बनाने वाले को बोलते हैं। कानून निर्माता की भूमिका क्या है, लोगों का पुनर्निर्माण करना और उन्हें व्यक्तियों के रूप में शुरू करके उन्हें एक सामाजिक समग्रता के घटकों में बदलना। अब चूंकि नागरिक समाज का निर्माण हो गया है, तो लोग गिवर लोगों का पुनर्निर्माण कैसे करेगा, इतना बता दो मुझे। तो कैसे पुनर्निर्माण करेगा, वो उनको पहले दौड़ देगा ऐसे फुड़ फुड़ करके, तो फिर कल चलो दोबारा बनाते हैं, ऐसे करेगा कुमार की तरह? तो कैसे करेगा, वो उनको एक्चुअल विल से रियल और जनरल विल की ओर लेके जाएगा। वो व्यक्तिवाद से उनको सामाजिक समग्रता यानी समूहवाद की ओर और समुदायवाद की ओर लेके जाएगा, और स्वस्वार्थ से परमार्थ की ओर लेके जाएगा। उनका क्या करेगा, वो पुनर्निर्माण। अब मैं अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ, जब एक बार ऐसे लोगों का निर्माण हो गया कि वो सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग ढल गए, अब ये लोग बिगड़ने नहीं चाहिए। एक तो होता है कि पहले बुरी चीजें थी, आपने अच्छी बना दी, अच्छी चीजों के वापस क्या संभावना रहती है, बुरी बनने की। लोग वापस एक्चुअल विल की ओर जा सकते हैं। इसका इलाज क्या है, वेरी गुड, सेंसरियल ट्रिब्यूनल, वो है उसका इलाज। हिंदी में क्या कहोगे उसको, सेंसरशिप न्यायाधिकरण। वो उनको फिर उनको सेंसरशिप करके जहां है उनको वहीं रोकेंगे वो। अगली बार ये क्वेश्चन ध्यान रखना, सेंसरियल न्यायाधिकरण वाला। हालांकि कानून निर्माता राज्य की स्थापना में केंद्रीय व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसकी इसमें एक आधिकारिक भूमिका है, इसलिए वह कानून बनाता है। उसके पास एक अथॉरिटी है क्या, कि राज्य की स्थापना में केंद्रीय भूमिका नहीं है, लेकिन उसकी इसमें एक आधिकारिक भूमिका है, उसकी अथॉरिटेटिव रोल है उसका, इसलिए वह कानून बनाता है। उसको अधिकार दिया है किसी ने, नहीं है, कोई अधिकार नहीं उसके पास है। बस लोग कहते हैं कि यार तू देवता जैसा, तू ये काम कर दे, उसके पास कोई अभी तो क्या कोई सत्ता नहीं है, कोई पावर है, न अथॉरिटी है, न पावर है, न तर्क है, बल्कि सिर्फ एक अर्धदेवीय सत्ता है। लोग कहते हैं देवता सा आदमी है तो ढंग का आदमी है, ये है नहीं है, कोई बस आधिकारिक भूमिका नहीं है उसके पास। रूसों ने 3 उत्कृष्ट कानून निर्माता लाइकगर्स, नुमा और मूसा की पहचान की। आप बताओ, लाइगर्स था जगह जगह, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ये तो पुस्तक भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, लॉ गिवर और ट्रिब्यूनल। लाइगर्स है स्पार्टा का, राजा नहीं था, लॉ गिवर था।
मूसा था, ये मोजेस था, मोजेस मूसा, 10 कमांडमेंट्स ऑफ जेविस, यहूदियों के लिए 10 आज्ञाएं हैं इसकी, लेकिन नूमा नहीं है। तो आम तौर पे वो सबसे ज्यादा चर्चा किसकी करता है? लाइकर्स की। तो अगली बार याद रखना कि रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो उत्कृष्ट कानून निर्माता है, उसमें बार बार वो किसकी चर्चा करता है? लाइकर्स की। अब हिंदी में जब अपन जाएंगे तो जो हिंदी कर रहा था उसने लॉर्ड और गरकर्स लिख दिया इसको, और दोनों को अलग अलग कर दिया। ये लाइकर्स है, इंग्लिश वाली किताब में सही लिखा हुआ है। ये सुशीला रामास्वामी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ध्यान रखना। तो दो ही है, और ज्यादातर तो चर्चा किसकी है? लाइकर्स कहां का है? ये स्पार्टा का, एथेंस स्पार्टा। थोड़ा देख लेना कौन थे एथेनियन, स्पार्टियन कौन थे। इसलिए अपनी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसका नाम क्या रखा है? स्पार्टी। ये दो जीवन पद्धतियां थी। ये जो एथेनियन थे ये बौद्धिक थे और आध्यात्मिक सुख खोजते थे, और स्पार्टियन थे वो योद्धा थे और भौतिक सुख खोजते थे। तो ये जो ओडिसी था ये स्पार्टियन था। तो हमने कितने सही है बताओ अब इसके अंदर? एक ही सही है, केवल एक, एक सही है। अब बताओ, अगर मैं यहां एडमंड बर्क लिख दूं तो ऐसे समझाने के लिए है कि एडमंड बर्क भी अपने आप को क्या समझता था? लॉ गिवर। और कोर्सिका और पोलैंड का अपने आप को कौन समझता था? रूसो। ये व्याख्या है उनकी, लिखा, ये कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, लेकिन ऐसा मानते थे वो अपने आप को। अगर हम तुलना करें ना तो ऐसी तुलनाएं निकल के आती है। रूसो की सामान्य इच्छा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ग्रीन ने सामान्य इच्छा को सामान्य हित या सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना। सामान्य इच्छा, जनरल विल क्या है? कि सबका भला हो, और ऐसी बातें कौन सोचे? सभी सोचे। सभी लोग सभी का भला सोचे तो क्या बनती है? सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा का निर्माण दो तत्वों से होता है। पहला, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, सब में होती है चेतना ही, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा। दूसरा है सामान्य हित। ये सामान्य हित है कि सामान्य व्यक्ति को भी पता होता है कि सबका भला किस में होगा, और ये सबको पता किसका होना चाहिए? सामान्य हित है क्या? सामान्य हित है, हम जब घर की सफाई करें तो कचरा है वो डस्टबिन में डालें, गली में नहीं डालें। ये सामान्य हित है। इसकी समझ किसको होती है? प्रत्येक व्यक्ति को होती है ना, या स्पेशल व्यक्तियों को होती है इसकी? हाँ, तो सामान्य हित की समझ सामान्य व्यक्ति को होती है, हर एक व्यक्ति में इतनी चेतना होती है। इन उक्त दोनों तत्वों में जो दूसरा है वो पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों तत्वों में दूसरा पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी सही है। कैसे? सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, कई बार क्या होता है कि लोग एक्चुअल विल में फंसे रहते हैं। ऐसे में कई बार एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो, हर एक व्यक्ति की इच्छा हो। वो क्या हो सकती है? एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है। तो सामान्य इच्छा को जो सामान्य तत्व बनाता है वो संख्या नहीं बनाती, बल्कि उसकी सामान्य हित बनाता है। तो सामान्य इच्छा को सामान्य, सामान्य इसलिए है क्या कि सभी व्यक्तियों की होती है, सभी व्यक्तियों की या सभी के हित की। सामान्य इच्छा को सामान्य इच्छा ज्यादा कौन बनाता है? सभी का हित। क्योंकि हो सकता है एक आदमी की इच्छा हो, लेकिन हित किसका होना चाहिए? सभी का। तो इन दोनों में से पहला महत्वपूर्ण कौन सा है? दूसरा है ना। सामान्य हित महत्वपूर्ण है, भले ही कितने व्यक्ति की इच्छा हो, एक व्यक्ति की क्यों ना हो। ऐसी चर्चाएं हमने की थी। तो इसमें कितने सही हुए बताओ?
3। इसका उत्तर क्या आया? डी आया। किसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम, है ना, ऐसे कॉरपोरेट का टाइप का माना कि स्वतंत्रता सब लोगों के साथ मिलने से प्राप्त होती है। आइसोलेटेड व्यक्ति स्वतंत्र क्यों नहीं होते? एकल व्यक्ति, व्यक्तिवादी व्यक्ति, इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है वो स्वतंत्र क्यों नहीं होता? बताओ। क्योंकि वो एक्चुअल विल का गुलाम होता है। व्यक्ति स्वतंत्र तब होता है जब उसमें कौन सी इच्छा आती है? रियल विल और जनरल विल आती है। तो जनरल विल को मानने वाला व्यक्ति आजाद होता है। एक्चुअल विल को मानने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है, अपनी इच्छाओं का गुलाम, अपने स्वार्थों का गुलाम होता है। तो सामूहिक उद्यम है, किसने माना इनमें से? अब बताओ, लोक व्यक्तिवादी, नोजिक व्यक्तिवादी, हन्ना अरेंट उदारवादी व्यक्तिवादी, ये चर्चा किसकी है फिर? रूसो। भागीदारी करेंगे अलग मुद्दा है, लेकिन हन्ना अरेंट व्यक्तिवादी थी। किस लेखक ने रूसो के चिंतन को पूंजीवाद और पूंजीवादी समाज के विवरण का प्रयास बताया? लूसियो कोलेटे किया था। पुस्तक बताओ। फ्रॉम रूसो टू लेले, इस पुस्तक में इसने ये कहा। लूसियो कोलेटी। एक दो कोटेशन और थी लूसियो कोलेटी। कि मार्क्स ने जो प्रेरणा ली है वो किससे ली है? रूसो से। किसने कहा? लूसियो कोलेटी। होब्स, लॉक और रूसो किस मुद्दे पे एक मत है? सिंपल क्वेश्चन। राज्य समझौते का परिणाम। सामाजिक समझौतावादी है तीनों, इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। 3 पुस्तकें हैं, द एमिल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। मिलान करो। एमिल में क्या है? एमिल में 2 चरित्र है। एक एमिल नाम का लड़का है और एक बाद में जो बड़ा होता है, तो एक लड़की से उसकी शादी होती है, वो औरत है, उसका नाम है सोफी। तो इसमें कितने चरित्र हैं? 2। एक एमिल जो लड़का है जिसकी शिक्षा, दूसरी है सोफी। एमिल की शिक्षा को वो कई चरणों में बांटता है। वो कहता है कि बच्चे को शुरुआत में नकारात्मक शिक्षा दो। नकारात्मक शिक्षा ये है कि आप बच्चे से ये कहो कि तुझे बुरी चीजों से बचाना है, अच्छा क्या है उसको बताना नहीं है, ये बताओ बुरा क्या है। फिर जब बड़ा हो जाएगा तो वो खुद समझ जाएगा कि अच्छा क्या है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति और कोई भी समूह किसी भी बच्चे पे कुछ थोपेगा नहीं। ये नहीं कि तेरे को रोड कटानी है या तेरे को दाढ़ी रख के मूंछें काटनी है ये अच्छा होता है, या तेरे को ऐसे मालाएं फेरनी है या फलाने ईश्वर की पूजा करनी है तो ही तू अच्छा माना जाएगा, नहीं। ये जो समूह होते हैं ये व्यक्ति के ऊपर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, और जरूरी नहीं कि समूह की इच्छा भी सही इच्छा हो। समूह भी क्या करते हैं? आमतौर के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो बच्चे के ऊपर संस्कार थोपे नहीं जाने चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं थोपे जाने चाहिए? बोला ये जो धर्म वगैरह होते हैं ये बहुत ही तार्किक और चालू व्यक्तियों के द्वारा इनका निर्माण किया गया था, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा। ये व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में जाने के लिए और एकीकृत होने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये व्यक्ति को बुरा बनाते हैं। ईश्वर सबको अच्छा बनाता है, लेकिन व्यक्ति है जो बुरे का निर्माण करता है। तो ये क्या करते हैं? उसमें बुराइयों का निर्माण करते हैं। उसमें जो स्वाभाविक
अच्छाइयां होती है उसको दबा देते हैं, उसको कहते हैं तू पाप की संतान है। फिर उसको ये कहते हैं कि तेरा ये काम पाप है। तो विस्तार जिंदगी व्यक्ति इस पाप के साए में जीता है, हर जगह तर्क करता है ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है। उसको उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों पे छोड़ दो, और आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हमेशा ही अच्छी होती है। ईश्वर किसी को बुरा, ये जो विज्ञान आता है, तर्क आता है, इस ये स्वस्वार्थ लेके आता है। तो अगर आप किसी भी धार्मिक व्यक्ति का, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, सत्ता है, जैसे कि मैकियावेली ने एक पोप को जाके नजदीक से देखा, तो उसका धर्म से क्या उठ गया? विश्वास उठ गया। तो ये लोगों को किस दिशा में लेके जाते हैं? बोले ये पोप पादरी सब बुरी दिशाओं में लेके जाते हैं। लोग आदमियों को एक्चुअल में बांधते हैं, स्वार्थी बनाते हैं, और अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए लोगों का यूज करते हैं। फिर वो बोला एमिल बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी किससे होगी? सोफी से। आप भी चिंता मत करो, आप जब नौकरी लग जाएंगे तो आपके जीवन में भी एक सोफी आएगी। अब ये सोफी को क्या कहते, उसको बोला तेरे को घर पे रहना है, और सिर्फ सोफी का काम है बच्चों को पालना और अपने पति को खुश रखना, दो ही काम सोफी। तो ये शैक्षणिक विचार है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। सॉरी, एमिल में वापिस जाऊंगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? वो कहता है कि मैं एक ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहता हूं जो भ्रष्ट नहीं हो। और क्या ऐसे समाज का भी निर्माण हो सकता है कि जहां भ्रष्टाचार नहीं हो? तो एक ऐसे आइडियल सकारात्मक आदर्श समाज की खोज करता है वो, किस पुस्तक में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इसकी पुस्तक है इनइक्वलिटी, डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, ये दोनों नेगेटिव है। इसमें वर्तमान शासन व्यवस्थाओं की आलोचना की गई है, जबकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इसमें नए समाज अच्छे और भ्रष्टाचार रहित और स्वस्वार्थी समाज से बाहर कैसे आए, इस प्रकार के एक आइडियल समाज का निर्माण किया गया है, नैतिक समाज का निर्माण किया गया, एक सामूहिक समाज का निर्माण किया गया है, वैसा ही जैसा प्लेटो और अरस्तु ने किया था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस मुद्दे के ऊपर है। द डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस, ये इतिहास की व्याख्या है कि इतिहास में जब आर्ट्स एंड साइंसेस आई तो उसका एथेंस पे प्रभाव क्या पड़ा, रोम पे प्रभाव क्या पड़ा, और वर्तमान में उसका प्रभाव क्या पड़ा। इनकी आलोचनाएं की गई है कि ये व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, स्वस्वार्थी करती है, हिंसक करती है, और तुलना करने के लिए प्रेरित करती है, और आदमी को अमोर द सोई से अमोर प्रोप्रे करती है। इतिहास यही सिखाता है। डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी सिंपल है, काय का है? सामाजिक यानी पारंपरिक असमानता अन्याय का कारण है। मिलान कहाँ हो जाएगा देख लो बस, सी में हो रहा है क्या? ठीक है। रूसो के विचार है प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता में बदलना संभव है क्या? सामाजिक समझौता होगा तो प्राकृतिक स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता में बदलेगी। इन प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या थी, नागरिक स्वतंत्रता क्या, ये बताओ। प्राकृतिक स्वतंत्रता है प्रकृति के खजाने से कुछ भी लेने की स्वतंत्रता, कोई काम नहीं करना, खूब सारी संपदा है, आदमी कम है, जंगल के जंगल है, कुछ भी लो, ये स्वतंत्रता। कहीं भागो, खाओ पियो और मौज करो, कोई है ही नहीं, अकेले ही हो आप। परिवार थोड़ी है, कोई समूह थोड़ी है, आदमी क्या है? अकेला है। फिर तर्क आया, भाषा आई, और लोहा आया, धातु आई, और कृषि आई। इसी के साथ ही संपदा आई और नागरिक समाज आया। संपत्ति की रक्षा के लिए अमीर एक हो गए, कुछ लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और सोशल सोसाइटी बना ली, राज्य बना लिया।
राज्य में अब प्राकृतिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। आप जो चाहे वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? नहीं नहीं, क्यों आप हर चीज प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोगों की निजी संपत्तियां हो गई अब। आप हर जगह हर चीज थोड़ी प्राप्त कर सकते हो। आपकी इच्छा थी प्राकृतिक अवस्था में कि ये जो आम का पेड़ है, यहाँ पहले तो मैं आम खाऊंगा, फिर यहाँ झूला बांधूंगा और हिंदूंगा। ये प्राकृतिक अवस्था आप चाहे तो ये कर सकते हैं। अब आ गई है सामाजिक समझौते के बाद की सिविल सोसाइटी, राज्य आ गया है। क्या आप उस बाग जहां पेड़ आम का पेड़ है वो निजी है किसी का, वो किसी के बाग में लगा हुआ है, आप तो मैं तो आम खाऊंगा, वो लठ लेके आपका इलाज कर देगा। हमारा भी कई बार हुआ है, किन्नू कानू तोड़ने गए थे किसी के खेत में। तो अब आप जा नहीं सकते वहां, तो अब वो स्वतंत्रता तो है नहीं यहाँ। तो क्या स्वतंत्रता है बताओ भैया? कि जिसने अपनी संपत्ति जो बनाई है वो कोई दूसरा छीन नहीं सकता। आपको संपत्ति का क्या है? अधिकार है। यहां सारी संपत्ति आपकी थी, यहां जो संपत्ति आपकी है उसको दूसरा छीन नहीं सकता। तो इसका मतलब ये स्वतंत्रता है। मनुष्य स्वतंत्रता से रह सकते हैं यदि वे स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रहे। यही है स्वतंत्रता। छोटी सी परिभाषा है, स्वतंत्रता है सामान्य इच्छा का पालन करना। और सामान्य इच्छा के नियम यानी कानून कौन बनाते हैं? हम खुद बनाते हैं। तो हमें किन नियमों के तहत रहना है? खुद के बनाए हुए नियमों के तहत रहना ही स्वतंत्रता है। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। नहीं है, ये तो मिल का है। इसका लोकतंत्र कैसा है? प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी इसकी। तो ये दोनों तो क्या है? सही है। तो एक और दो, इसका उत्तर क्या आया? एक आया। ये गलत है, इसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसकी। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन हर जगह वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वैसे बताओ इसका तात्पर्य क्या है? हाँ, जब बच्चा है वो कुछ नहीं जानता, पाप है पुण्य है ईश्वर है धर्म है, कुछ नहीं जानता। वो जाके हनुमान जी को गोद में ले लेगा, है ना, हनुमान जी की पूंछ पकड़ के खींचेगा। बच्चा थोड़ी जानता है इन चीजों। अपन जानते हैं कि अगर हनुमान जी की पूंछ पे हाथ लगा दिया तो हनुमान जी क्या हो जाएंगे? नाराज, और वो अपने को दंड देंगे। तो हनुमान जी के नजर में तो हम भी क्या है? बच्चे ही है, बड़े थोड़े हनुमान जी से। तो ईश्वर कभी नाराज नहीं होता, मान के चलो। देवता नाराज नहीं होते, तो मस्त राज रहो। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, इसका यही तात्पर्य था कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते थे ओ कौन करण होता है वो कौन करण, तू बारे ना जाई तन हावड़ो खा जाएगा, तन भूतिया खा जाएगा, तन मोडा चक ले जाएगा। आपसे एक ही निवेदन है कि बच्चे को दो काम कभी आप भी, क्योंकि इन फ्यूचर आप माता पिता बनेंगे, कई तो अभी भी है, कई नाम के कई बेनामी है। तो आप दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो बच्चे को डराना मत कभी, नीचे ना उतरी सांप खा जाएगो, बारह जासी तो मोडियो चक ले जाएगो, है ना। अब वो बच्चे फिर डरने लगते हैं हर चीज से। तो ऐसे डराना नहीं चाहिए बच्चे को। दूसरा, चाहे बच्चा फेल हो रहा है बार बार, वो कह को भी उल्टा रख रहा है, उसको ये मत कहना तू गधा है, वरना बच्चा क्या समझने लगेगा अपने को? गधा समझने लगेगा। कोई बात नहीं, तो अपन भी तो फेल हो ही रहे हैं। तो आप जब आप माँ बन जाओ, लड़कियां लड़के बाप बन जाओ, तो आप एक ध्यान रखना कि आप भी कभी बेटे थे और फेल हुए थे। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि ये बात किसकी है? पुरुषों की। और बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव मत रहना कभी। रूसों ने बुद्धिमत्ता विज्ञान और तर्क बुद्धि का विरोध किया, ठीक है क्या? किस पुस्तक में? आर्ट्स एंड साइंस में, डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस।
रूसो के अनुसार इन्होंने क्या किया, श्रद्धा, विश्वास और नैतिक अंतर्ज्ञान को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। क्योंकि जब तर्क आते हैं, विज्ञान आता है, तो श्रद्धा और जो छोटे छोटे विश्वास होते हैं और जो नैतिक अंतर्ज्ञान होता है, जो हमें अपने आप ही पता चलता है, वो मर जाता है हमारा। और हम किन के अकॉर्डिंग चलने चलते हैं, विज्ञान और बुद्धि के अकॉर्डिंग। हृदय खत्म हो जाता है, रोमांटिसिज्म खत्म हो जाता है। तो बताओ क्या है, ए है ना। इसलिए विरोध किया क्योंकि ये काम कर देते हैं, क्योंकि ये कर देते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या करता है। रूसो मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या सत्य है, युद्ध की स्थिति है क्या, नहीं, कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, कोई शांति भी नहीं है। ये है मनुष्य की एक विशेषता है, वो कि व्यक्ति शांतिपूर्वक रहते थे, तो दूसरा था ही नहीं। होते तो कई बार लड़ भी पड़ते थे, कई बार शांत भी रहते थे। तो ये युद्ध की और शांति, नोबल सावेज दोनों ही नहीं था, न युद्ध थी और न ही, न पाप था और न ही पुण्य थी, न भाषा था न तर्क थी, न तेरा था न मेरा था, ऐसा ही अवस्था थी। तो इसमें फिर क्या था, मनुष्य की एक विशेषता है आत्म प्रेम, दूसरी कौन सी है, पिटी, सहानुभूति। तो केवल क्या सही है, सी सही है। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव था ना, उसके बारे में पूछा गया है, प्राकृतिक अवस्था के बारे में नहीं पूछा गया। देखो दो चीजें, अवस्था और स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव शांत नहीं था, क्योंकि अकेला था इसलिए प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी, लेकिन मनुष्य का स्वभाव शांतिपूर्ण नहीं था। दूसरा मिलता, लड़ भी पड़ता था वो, कई बार आत्मरक्षा के लिए वो क्या करता है, भिड़ भी जाता था कई बार। लेकिन हो सकता है आप कहते हैं इन स्वभाव से तो प्राकृतिक अवस्था बनी होगी। देखिए स्वभाव शांतिपूर्ण नहीं था, बल्कि रहता अकेला था, इसलिए प्राकृतिक अवस्था तो शांतिपूर्ण थी, लेकिन मनुष्य का स्वभाव शांतिपूर्ण नहीं था। न तो वो युद्ध करता था, न ही उसके शांति थी। वो जानता ही नहीं था युद्ध और शांति होती क्या है। तो अब क्या है इसका उत्तर, सी। रूसो का तो सोशल मैन है, सामाजिक व्यक्ति कौन हो गया, सोशल कॉन्टैक्ट करने के बाद है। जो नेचुरल मैन था, नोबल सावेज था, वो क्या बन गया, भद्र पशु था, वो क्या बन गया है, सोशल मैन बन गया। बताओ ये कैसा है। वो निरंतर स्वयं में क्रियाशील और क्या है, व्यस्त है। वो अमूर्त प्रोप्रेस, अपने स्वार्थों में निरंतर क्रियाशील है कि औरों से आगे कैसे बढ़ जाऊं, तुलना से संतुष्ट होता है। अगर इसके पास औरों से कम है तो ये दुखी रहेगा, फिर भागा भागा दौड़ी करेगा। तो रूसों का सामाजिक व्यक्ति निरंतर स्वयं में क्रियाशील और व्यस्त है। ईमानदार है क्या, नहीं है। सोशल में ईमानदार थोड़ी होते हैं, क्योंकि तर्क आ गया है, बुद्धि आ गई। ईमानदारी आवरण में होती है। सोशल मैन ईमानदार तो होता है, दिखावटी, मुंह में राम बगल में छुरी रखता है। पारदर्शी होता है क्या, नहीं, दो मुखट्टे लगा के रखता है, एक अच्छा और एक बुरा। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं, क्योंकि तर्क है, संपदा है, विज्ञान है, स्वस्वार्थ है, दूसरों की राय से दूर। दूसरों की राय से दूर नहीं तो अमूर्त प्रेम, दूसरे की राय के अकॉर्डिंग तो चलता है। अपन कहते हैं कि अपन अमूर्त प्रोपरे है क्या, अपन बहुत ही पागल रूप में अमूर्त प्रोपरे है। आपने अब देखो, अभी परसों वो आएगी क्या चीज,
वो त्योहार आएगा, एक तीज आएगी, श्रावण तीज आएगी। कौन आएगी वो तो आप बताओ मुझे। अपने तो फिक्स है बेटा। तुम्हारे डाइवर्सिटी है, विविधताएं तुम्हारे जीवन में है, यहाँ तो एक कल है। ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि श्रावण तीज आएगी परसों। श्रावण तीज आएगी तो बहनें हैं, ये क्या करेगी, सेल्फी लेगी सुंदर तैयार होके, मेहंदी वेहंदी लगा के, और फिर स्टेटस पे डालेगी इसको। अब उस पे लाइक्स नहीं आएंगे, या तो कम आएंगे, क्योंकि सारे स्टेटस डालने में लगे हुए हैं, लाइक कोई भी नहीं करा। सब ये देख रहे हैं कि लाइक आए या नहीं, दूसरों को नहीं देख रहे हैं, खुद ही खुद देख रहे हैं कि लाइक आए हैं या नहीं। तो सारे खुद ही खुद को देखेंगे, लाइक आएंगे कहां से। तब वो क्या होंगी, दुखी हो जाएंगी कि मैं सुंदर है नहीं हूं, क्योंकि मेरी फोटो पे लाइक आए नहीं है। आजकल सोशल मीडिया हमारे सुख और दुख का मूल कारण है। मैंने कोई स्टेटमेंट डाला, मैंने कोई वीडियो डाला, मैंने कोई ट्वीट किया, मैंने कोई, वो आजकल एक और चलता है, वो इंस्टा, इंस्टा पे स्टोरी कोई डाली ना, शॉर्ट्स डाला कोई, दूसरों की राय से चलता है मोर प्रोपर है कि वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दूसरों की राय से दूर नहीं होता, फंसा हुआ होता है। तो क्या उत्तर आया, ए। रूसों के लिए प्राकृतिक अवस्था में क्या महत्वपूर्ण है, कैसी थी अवस्था ये बताओ। देखो प्राकृतिक अवस्था है, ध्यान से देख लेना, आगे फिर 4 पढ़ो। मैं चर्चा करूं, आप चलो ये बताओ क्या होना चाहिए उत्तर, सी 2 और 3, कोई तो अलग होगा, सारे एक जैसे थोड़ी हो। पट गया है, ठीक है। पहला है कि दया तर्क से ढकी हुई थी, क्योंकि तर्क तो, दया जरूर थी, तर्क, दया को सहानुभूति या क्या कहा था आपने, पीटी कहा था। सहानुभूति थी, दया, दया थी, लेकिन तर्क नहीं था। और दया ढकी हुई भी नहीं थी, दयालु था वो। तुलना का अभाव था क्या, तुलना नहीं थी, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा नहीं था। ईमानदार था ही, ईमानदार था, प्राकृतिक गड़बड़ तब हुई जब तर्क आया। तो देखिए तुलना का अभाव था, ईमानदारी थी, बाहरी निर्देशित व्यवहार था क्या। बाहरी निर्देशित व्यवहार कब होता है, जब हम सोशल लाइफ में आ जाते हैं, तब हम कैसे चलते हैं, दूसरों को देख के चलते हैं कि वो क्या कहेंगे। माँ के कैसी, जैसे अभी आप पुरुष है और अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, आपकी अर्धांगिनी आएगी, अर्धांगिनी आएगी, वो पढ़ी लिखी आएगी, आएगी क्या, आए, अरे उम्मीद रखो यार, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वरना कल ही आत्महत्या कर लोगे। अब गांव में जैसा माहौल है वैसा ही है, आप आते ही कहोगे तो घूंघट काट ले, बोला कौन काटू, माता सीता निकाला था क्या, नहीं। द्रौपदी ने, नहीं। तो मैं क्यों निकालू, मेरे को डर किसका है। डर तो तब था ना जब मुगलों का, सल्तनत का डर था, इसलिए औरतें छुप के रहती थी। अब क्या का डर है, घर में क्या का डर, सासू से, ससुर से, भाई भाई जैसे देवर उनसे क्या का डर, पुरानी परंपराएं हैं, रखना पड़ेगा तेरे। तो अब आप खुद भी नहीं चाहते पढ़े लिखे घूंघट रखे, लेकिन बाहरी जो व्यवहार है वो आपको क्या कर रहा है, निर्देशित कर रहा है कि माँ के कैसी, बाबूर के कैसी, पड़ोसी के कैसी। एक दिन मैं इन चीजों से थोड़ा सा गुजरा हुआ, तो हमारी माँ फूफा करो कई दिन, तो आके भी नहीं आई है, फिर भी नहीं आई है। और क्यों माँ के दिक्कत दे रहा है,
घूंघट कौन काटे रिया कौन करे आपकी इज्जत कर सी मां घूंघट काटे घनी इज्जत हुए के लुगाइया इड्डो मोटो घूंघट काटे गाल काटे इड्डी में तो घूंघट का और गुणों का आपस में संबंध है नहीं होता। तो 2 और 3 उत्तर क्या आया सी। इस विचारक का मत है कि कोई भी नागरिक इतना अधिक धनी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे को खरीदने में सक्षम हो जाए और इतना निर्धन भी नहीं हो कि स्वयं को बेच दे। इतनी आर्थिक असमानता भी नहीं होनी चाहिए। इतना भी गरीब और अमीर के बीच की खाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या वर्तमान भारत में रूसो का ये वाक्य सही बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा। लोग छोटा छोटा कर्जा चुकाने के लिए क्या बेच रहे हैं? अपने किडनी बेच रहे हैं और बहुत बड़ा व्यापार है। ब्राह्मण ये सोच रहे हम बुद्धिमान है, हम ज्ञानवान है, वो कुछ नहीं कर रहे। वो बिड़ला के द्वारा बनाए गए मंदिर में क्या बजा रहे हैं? घंटी बजा रहे हैं। या वो अडानी और अंबानी के यहाँ खाते साम रहे हैं और होली दीपावली उसके घरों में जाके लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। क्षत्रियों के पास काम बचा ही नहीं है कि तो टेक्नोलॉजी बहुत हावी हो गई है। SC ST OBC पहले ही उसी हालात में थी, आज इनके यहाँ मजदूर हो गई है। तो राज कौन कर रहा है? पूंजीपति कर रहा है। तो हमेशा ही पैसा ही राज करता है, बुद्धि को खरीद लिया जाता है। तो आज हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हो गए हैं। उत्तर क्या है इसका? सी। किसने असमानता को नैसर्गिक होती है, नेचुरल यानी प्राकृतिक, और परंपरागत, ओके, क्या करना है इसका? लियो स्ट्रॉस ने राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर का प्रवर्तक। स्वाभाविक है, आपको सबको पता है रूसो चल रहा है तो उत्तर है। तो आप तो पहली लहर का प्रवर्तक बताओ। मैं क्या बोली? और तीसरी का नीत्शे और दूसरी का रूसो। आप ये बताओ रूसो जो लहर लाया उस लहर का नाम क्या था? समाजवाद। नीत्शे लाया वो तानाशाही। और जो मैकियावली लाया वो उदारवाद। 3 लहरें आई, पहले उदारवाद आया, फिर समाजवाद आया और फिर तानाशाही। 18वीं शताब्दी में उदारवाद आया, 19वीं शताब्दी में मार्क्स आया तो समाजवाद आया, और 20वीं शताब्दी में हिटलर और मुसोलिनी क्या लाए? तानाशाही लाए, अधिनायकवाद। 3 लहरें आई आधुनिकता की। कला और विज्ञान ने मानव को क्या कर दिया है? भ्रष्ट, नैतिक भ्रष्ट कर दिया है। दूसरा पिछले वाले का उत्तर देख लिया था क्या? दूसरी लहर किसकी है? उसका प्रवर्तक ये है। इसका लेख था, इसका लियो स्ट्रॉस का क्या था? 3 वेव्स ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता की 3 लहरें, उसमें लिखा हुआ था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क की बजाय कैसे चलता था? भावनाओं से। रूसो, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये कहां लिखा हुआ है इतना बताओ? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट लाइन आई, जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसको सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए, क्योंकि उसकी खुद की तो इच्छा है और ये भली भी है, इसलिए उसको पालन करना ही चाहिए। यही कारण है कि डिग्वी जैसे लोग कहते हैं कि ये जैकोबियनवाद और सिजेरियन तानाशाही का प्रवक्ता है, ये ब्लांकीवाद लेके आता है। टोलमैन ने भी इसको कहा, सर्वाधिकारवाद का इनका कहा। ऐसी बातें, वो 4-5 कोटेशन है वहां।
एक तो ब्रिटिश विचारक की है, बर्ट्रैंड रसेल की, हिटलर का पूर्वज है ये। एक ड्यूगिट की थी, जैकोबियनवाद और सिजेरियनवाद। ऐसी एक टोलमैन की थी, टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी करके इसकी एक पुस्तक थी, उसके अंदर रूसो की भी आलोचना है। तो इसी वजह से कहा गया उसको कि तानाशाही है ये, देखो। और ये इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं कि किस किस स्वतंत्रता में विरोधाभास पाया जाता है। रूसो की स्वतंत्रता कि व्यक्ति सामान्य इच्छा में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक बार सामान्य इच्छा बन गई तो उसको मानने के लिए बाध्य है। तो ये था। रूसो ने सबसे पहले जनरल विल की अवधारणा डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी दी। ये अपने नोट्स में लिखी हुई है लाइन, लेकिन ये तुम नहीं मानता इसको। तो अब मैं अभी क्वेश्चन पढ़ गया, तब मैंने देखा कि ये फिर है कहाँ। तो अब मैं जाके ढूंढूंगा इसको। भी मैंने हवा में तो लिखा नहीं, मुझे खुद को क्या पता था कि जनरल विल है ये सबसे पहले किस में आई थी। किसी किताब में ये भी लिखा होगा, लेकिन इसने इसको क्या मान लिया, गलत मान लिया। तो एक बार मैं इसका प्रूफ देखूंगा भी ये लाइन है, ये हो सकता ओपी गाबा में से उठाई हूं मैंने, लेकिन सुशीला रामास्वामी में मैं देख के आया ये लाइन नहीं थी। अब जाके देखना पड़ेगा। तो ये तो है क्वेश्चन मार्क, आप याद रखना, मुझे जाते वक्त एक बार और याद करवा देना। ये अपने नोट्स के अनुसार तो सही है, लेकिन इस पेपर के आंसर की के अकॉर्डिंग गलत है। एक बार इसको न तो यस कहते हैं, ये है नो कहते हैं। वह जोर देकर कहते हैं कि जनरल विल की अवधारणा की व्यापकता संख्या की बात नहीं है, बल्कि काय की है, आंतरिक गुणवत्ता और अच्छाई है। सही है, ये तो खुद कहता है। ये ऐसी लाइनें बिल्कुल डिट्टो लिखी हुई है सुशीला रामास्वामी। जनरल विल को संप्रभु और व्यक्तियों को जनरल विल में सहभागी बनाकर रूसों ने स्वतंत्रता के साथ अधिकार को भी समेट दिया। जनरल विल को संप्रभु बना दिया और व्यक्तियों को क्या किया, जनरल विल में सहभागी बना दिया। तो जनरल विल क्या है, संप्रभु है। रूसों ने स्वतंत्रता तो दी, साथ में क्या दे दिया, अधिकार। वो ये स्वतंत्रता क्या है, जनरल विल में का पालन करना। अधिकार क्या है, जनरल विल में भागीदारी करना। उनको प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो कानून निर्माण में भागीदारी करेगा। सही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनरल विल हमेशा जनता की भलाई के लिए होती है और स्वार्थ की इच्छा से अलग होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो वैसे तो आया बी, लेकिन अभी हमने इस पे क्या लगा दिया, एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। किसने कहा कि उन कानूनों का पालन करना, ये तो वापस रिपीट हो गया क्या, बनाते हैं वो स्वतंत्रता है, किसका है, रूसो का। अब देखो रूसो के जनरल विल की विशेषताएं क्या है। देखो क्या आएगा, यह आंतरिक इच्छाएं होती है ना, अंतर्मन से निकलती है। सही है। यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा। सही है। यह स्थायी है, अपरिवर्तनीय है, सर्वोच्च है, संप्रभु है, अप्रतित्वकारी है। तो जितने भी ये एब्सोल्यूट है, पूर्ण है, एकल है, अदेय है। तो स्थायी तो है, अपरिवर्तनशील है, अदेय है, अविभाज्य है। अदेय है ये दी जा सकती, अप्रतित्वकारी इसका प्रतिनिधित्व, अविभाज्य है, विभाजन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि रूसो गुटों का, राजनीतिक दलों का, दबाव समूह का विरोधी था। क्यों,
क्योंकि इच्छाओं को बाँटते हैं, लोगों को अलग-अलग इच्छाओं का विखंडन करके करते हैं। बीजेपी कुछ कहती है, कांग्रेस कुछ ही कहती है, एकल इच्छा का निर्माण नहीं होने देती। यह स्थायी है, एब्सोल्यूट है ये, पूर्ण है, संप्रभु है, सारी विशेषताएँ हैं। यह व्यक्तिगत है क्या? तो क्या है? सामूहिक होती है ये, व्यक्तिगत नहीं होती। ये सामूहिक होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि रूसो व्यक्तिवाद का प्रेरक नहीं है बल्कि समुदायवादी है रूसो। तो 4 तो है नहीं, तो उत्तर क्या आया? सी। द होमिन, होमाइन कहते हैं तो होमाइन। किसकी है होमाइन? डी सीवे, डी कारपोरे, डी होमाइन, होब्स की है। द एमाइल रूसो की है। द आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की है। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, ये लोग की है। कहाँ हो रहा है मिलान? डी में हो रहा है, ठीक है। देख लो कहाँ हो रहा है, सही है। अब वापस जाओगे। कौन सी पुस्तक जे रूसो द्वारा लिखी गई? चलो लेख पुस्तक कुछ भी मान लो, चलो इतनी छूट है आपको। कोर्सिका नहीं लिखी थी? लिखी, कोर्सिका भी लिखी थी। कंसिडरेशन ऑन द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द रोमन्स एंड देयर डिक्लाइन, मोंटेस्क्यू की पुस्तक है। ये पुस्तक कहाँ थी भाई मैकियावेली की? इस ये पुस्तक मैकियावेली ने लिखी थी, द सीवी, डिस्कोर्स ऑफ लीवी, सॉरी सीवी क्या लीवी, लीवी थी। ये थोड़ी थी, ये तो मोंटेस्क्यू की पुस्तक है। सम थॉट्स ऑन एजुकेशन अभी पढ़ के गए हैं, ये तो लोग की है। अब हमारे पास संकट इन दो पुस्तकों को लेके ये तो है, देखो कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ कोर्सिका। अब इसने क्या किया, ये एक बहुत ही घटिया प्रकार का सवाल है, क्योंकि इस पुस्तक का नाम मैं देखो पढ़ गया था फिर भूल गया। ये कॉन्सिडरेशन नहीं है, नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, इसका पूरा नाम देखो क्या है। ये है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्सिका। यहां आप लिख दो पोलैंड, तो ये पुस्तक हो जाती है सही। कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, तब ये सही हो जाती है। तो हालांकि ये भी कोर्सिका का संविधान है और कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड भी पोलैंड का संविधान है, लेकिन इन दोनों के नाम अलग है। तो इतना ही तो याद रखने पर मूलतः है कि रूसों ने कोर्सिका और पोलैंड का क्या लिखा था, संविधान। कोर्सिका जिनेवा के पास एक जगह है, वहां एक क्रांति हो गई थी, तो उसके बाद वहां का शासन कैसा हो, तो रूसों ने अपना वहां का प्रतिनिधि मान के, खुद को लोग यूवर मान के, और वहां का प्रोजेक्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका सही नाम है प्रोजेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्सिका। नए नोट्स में आपको यही नाम मिलेगा। कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ये भी रूसो की पुस्तक है। उसका पोलैंड वाले का नाम ये है, कोर्सिका वाले का नाम ये है। तो अब इसकी एक ही पुस्तक बच गई, कौन सी? ये भी कौन सा सही लिखा है तो उसने, इसका भी लंबा सा नाम है। मोरल इफेक्ट तो शब्द ही नहीं है इसके अंदर। देखो कि विज्ञान और कलाओं का हमारी सभ्यता को नष्ट करने में, नैतिकता को नष्ट करने में योगदान क्या है, या है, या
नहीं है, मोरल इफेक्ट शब्द ही नहीं है इसके अंदर। इतना थोड़ी सा तो गलत तो ये भी है फिर तो। अगर ये गलत है तो फिर ये भी गलत है। तो ठीक है, पर उस पुस्तक में ऐसा ही लिखा हुआ था, उसको अगले को मतलब नहीं था, उसको तो गलत करवाना था ये सवाल। ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कभी भी ऐसे। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो। थैंक यू रूसो को, थैंक यू। आप जो भी रोमांटिसिज्म धारा में बहने वाले युवा हैं उनका भी थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।